कत्ल होता है एक लड़की होता है, और इस कत्ल की जानकारी कानो कान किसी को होती ही नहीं। रातों रात इसको नेचुरल मौत बना के कब्र के भीतर दफन कर दिया जाता है। जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं कुछ दिन रोते गाते, मामला बिल्कुल शांत पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। एक गुनाह तो हुआ, पर कब्र पे जाके गुनहगार उसी कब्र के भीतर अपने गुनाह को भी दफन कर दिया, सब कुछ खत्म। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, एक लड़की को एक बड़ा ही भयावह सपना आता है, और सपना इतना भयानक होता है कि विचलित हो उठती, अपने माता पिता के पास जाती और उस सपने के बारे में बताती। कहते हैं कि जागती आंखों से अगर जो सपना देखा जाए तो उसको सच माना जाता है और उसको सच करने की कोशिश भी होती है। बाकी अगर जो सोती आंखों से देखा जाए तो अक्सर लोग उसको भूलने की कोशिश करते हैं और भूल भी जाते हैं। बाकी ये लड़की जब उस सपने के बारे में बताती है तो माता पिता पहले तो उसको फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा उसी बारे में सोच रही हो, इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं, तुम उस जगह से दूसरी जगह सो। अब ये सपना का जो सिलसिला है रुकता नहीं है, बार बार उस लड़की को आता और बार बार वो लड़की अपने माता पिता के पास जाती है, उस सपने के बारे में जिक्र करती है। माता पिता जब इस सपने को लेकर परेशान हो जाते हैं तो एक दिन अपने बेटी को लेकर नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और उस सपने के बारे में बता के एक FIR दर्ज कराते हैं। बाकी यहाँ प्रशासन भी कुछ काम नहीं करती, पुलिस वाले भी कुछ काम नहीं करते। इस बात को सपना ही समझ के इसको भूल से जाते हैं। माता पिता को यह लगता है कि यहाँ इंसाफ मिलने वाला नहीं। अब वो कोर्ट का दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ दिन कार्रवाई इस पे चलती है, अदालत में मामला चलता है। कुछ दिनों के बाद जब ये फैसला आता है तो लगभग 135 दिन के बाद डेड बॉडी कब्र से बाहर निकाली जाती है और जो खुलासा होता है वाकई चौंकाने वाला होता है। तो ये मामला कहाँ का है और ये सपने वाली बात कहां तक सत्य है, और जो 135 दिन के बाद डेड बॉडी निकाली गई तो क्यों निकाली गई, इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बेहद खौफनाक है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मऊ, और मऊ को ऐसे अगर जो आप लोग नहीं जान पा रहे होंगे तो मुख्तार अंसारी को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का कैसे खात्मा हुआ, मुख्तार अंसारी को कैसे माफिया करार दिया गया। बाकी अब भी मुख्तार अंसारी की तोती मऊ में बोलती, अभी भी दबदबा बना है उसके जाने के बाद भी। इसी मऊ की एक कोतवाली रखती है, घोसी कोतवाली, यहीं का रहने वाला एक लड़का आयुब, एक परिवार। आयुब के परिवार में आयुब के माता पिता, आयुब की शादी कुछ साल पहले नाजिया खातून से होती। भरा पूरा परिवार, खुशियां ढेर सारी, सब कुछ अच्छा बिल्कुल बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन आयुब को पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो मारो खुशियों की लहर सी दौड़ जाती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। आयुब अब अपनी पत्नी का खास ख्याल रखने लगता है। तभी उसे लगता है कि मैं जितना भी ख्याल रखूं, बाकी एक प्रेग्नेंट महिला को, एक लड़की को केयर टेकर की जरूरत होती है और उसकी केयर उसके मायके वालों से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अब ये बात वो अपने ससुराल कहता है, यानी अपने सास ससुर से, और कहता है कि अगर जो उसकी साली जिसका नाम मरियम होता है आ जाती तो नाजिया की थोड़ी मदद हो जाती, नाजिया की देखरेख हो जाती।
अब जैसे ही नाजिया के माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी की बात पता चलती है, वो लोग भी खुश। अब बिना सोचे समझे मरियम को भेज देते हैं। मरियम भी बड़ी खुश होकर अपने दीदी के घर जाती, अपने बाजी के घर जाती। अब जब वहां जाती है तो ढेर सारी खुशियां, और जीजू भी बहुत मानते। जो आयुब है वो कभी उसे चाट खिलाने ले जाता, कभी बाहर घुमाने ले जाता, कभी उसको किसी न किसी बहाने से बाहर ले जाता। और ये जीजा और साली का इतना प्यारा रिश्ता होता ही कि अब मरियम भी नाजिया के घर जाके बेहद खुश है। एक दिन आयुब और नाजिया जो कि बैठे रहते, अचानक से 30 नवंबर की बात करें तो अचानक से रात को नाजिया के पेट में दर्द होता है, और दर्द इतना भयानक होता है कि कुछ देर के बीतते बीतते ही अभी कुछ आयुब कर पाता, अभी कुछ अपने घर वालों से कह पाता, तब तक अपनी पत्नी की नब्ज को टटोलता है तो पता चलता है कि वो तो इस दुनिया में रही नहीं, मर चुकी। अब घर में मातम का माहौल, सब लोग रोने गाने लगते हैं। नाजिया की मौत की जानकारी उसके सास और ससुर को भी दी जाती है। अब उन लोगों से कहा जाता है कि ऐसा मामला है तो क्यों ना रात में ही दफन कर दिया जाए। अब थोड़ा बहुत जो रीति रिवाज होता है मुस्लिम समुदाय में वो पूरा करते हैं, इसके बाद नाजिया को रातों रात ले जाके दफन कर देते हैं। 2-4 दिन बीतता है। अब जैसे 2-4 दिन बीतता है, जो मरियम है अब दीदी नहीं रही, बाजी नहीं रही, तो उसके ससुराल में अब उसका क्या काम, वो अपने घर चली आती। जब वो अपने घर चली आती तो जैसे ही कुछ समय गुजरता है, वो एक दिन सोई रहती तो उसे एक सपना आता है, और उस सपने में उसकी दीदी उससे कहती है कि जो तुम जान रही हो वो क्यों बता नहीं रही हो। वो इंसाफ की गुहार करती है सपने में। मरियम जगती है, डर जाती है, और इस सपने के बारे में जाके अपने माँ और अपने पिता दोनों को बताती। बाकी वो लोग उसको फटकारते हैं, कहते हैं कि सपना है और तुम दीदी के घर रह के आई, ज्यादा उसी के बारे में सोचते हैं, इसलिए सपना तुम्हें ऐसा आ रहा है। ऐसा है कि वहां मत सो, वहां से कोई अलग जगह सो। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर वही सपना, और फिर मरियम जाती है, अपने माता पिता से बात कहती। वक्त गुजरते रहता है। अब लगभग रोज मरियम ये बात कहने लगती है। अब जो मरियम के पिता अफजाल, वो जब परेशान हो जाता है इस सपने को लेके, तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को लेके नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और एक FIR दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी की मौत नेचुरल नहीं है, उसको मारा गया है। अब ये जब बात थाने में पहुंचती है तो सपने की बात को किसको कौन मानता। पुलिस वाले इस पे कुछ खास काम करते नहीं, कहते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा, इसकी जांच होगी, बाकी कुछ होता नहीं। अफजाल को लगता है यहां अब इंसाफ मिलने वाला है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो अब वहां कोर्ट में जब कार्रवाई चलने लगती तो एक फैसला आता है कि इस पे जांच होनी ही चाहिए। और जब फैसला आता है तो जो जज साहब होते हैं, डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह KP सिंह जी, ये डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालने की बात करते हैं कि उसका पोस्टमार्टम होगा, तभी इस मामले को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत अक्टूबर महीने से ही हो जाती है। अक्टूबर का महीना, जब आयुब को पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, अपने ससुराल वालों से बात करता है और मरियम को ले जाता है अपने घर। मरियम भी जाती है खुशी खुशी अपनी बहन की देखरेख के लिए, केयर टेकर बन के। तमाम चीजें चलने लगती हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है।
आयुब मरियम का खास ख्याल देता, खास ख्याल रखता, उसको घुमाता फिराता, खिलाता पिलाता, उसकी तमाम चीजों की ख्याल रखता। एक दिन मरियम को घुमाने के लिए वो बाहर लेके जाता है। बाकी कुछ देर के बाद उसको एक बिल्डिंग के भीतर लेके जाता है। मरियम पूछती है यहाँ क्या, तो कहता है कुछ काम है, तुम भी चलो। और जैसे एक कमरे के भीतर लेके जाता है, मरियम को कहता है बैठो। इसके बाद अपने शर्ट को खोलने लगता है, अपने कपड़े उतारने लगता है। मरियम पूछती है ऐसा क्या कर रहे? वो कहता है कि चुप रहो, यहाँ तुम्हारी चीख को कोई सुनने वाला है नहीं। और देखते ही देखते मरियम के साथ वो जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। और ना सिर्फ उसका रेप करता है बल्कि अपने दोस्त की मदद से ये सारी चीज वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है। जब अपनी हवस की आग को ठंडी कर लेता है तो मरियम से कहता है कि ऐसा कि इसके बारे में अगर जो अपने दीदी से या किसी से जिक्र की तो ये वीडियो तो वायरल करूंगा ही, साथ में तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मार डालूंगा। अब मरियम जैसे ऐसा सुनती वो डर जाती है। वो मरने से नहीं डरती पर इस चीज से डर जाती है कि वीडियो अगर जो वायरल हो गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अब वहां से चुप होकर घर आती, और घर आने के बाद अब जब आयुब का मन करता तब मरियम को बाहर ले जाता, और कभी कभी तो घर में भी मौका पा जाता तो उसी वीडियो को दिखा के कि इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुमको बदनाम कर दूंगा, उसके साथ संबंध बना लेता, जबरन उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहता है, वक्त गुजरते रहता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, 29 नवंबर को रात के समय ये जो मरियम है उसके साथ आयुब जबरदस्ती कर रहा होता है। मरियम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, बाकी आयुब मानता नहीं, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। तभी जो नाजिया खातून है वो जा पड़ती है, उस सारे नजारे को देख लेती है, और जब देखती है अपने पति को इस हालात में और अपनी बहन के साथ इस तरह से दरिंदगी करते हुए, उसके साथ जबरदस्ती करते हुए, अपने पति को फटकार लगाती, और कोई भी पत्नी यही करेगी। साथ ही उसको धमकाती है कि कल इस बात का जिक्र मैं सबसे करूंगी। दोनों में कहासुनी होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। आयुब गुस्से में आता है और उसके हाथ नाजिया खातून के गर्दन तक, गले तक पहुंचता है, और तब तक दबाता है कि जब तक नाजिया मर नहीं जाती। कुछ देर में उसे एहसास होता है कि नाजिया तो मर गई। अब मरियम को धमकाता है कि अगर जो इसकी जानकारी किसी को तुम देती है तो तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, मैं उसको वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे माता पिता सब लोग बदनाम हो जाएंगे तुम्हारे एक गलती की वजह से। मरियम डर जाती है। अब आयुब जो है इस बात की जानकारी अपने घर वालों को देता है कि नाजिया की मौत हो गई, पेट में दर्द हो रहा था। उसके ससुराल भी ये बात पहुंची, और रातों रात अब जवान लड़की थी, जवान औरत थी, उसको कफन दफन करते हैं कब्र में, 2 4 6 लोगों के साथ जाके दफन कर देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। मरियम अपने घर चली जाती। बाकी बार बार जब सोती जागती तो उसे वही चीज दिखती थी, उसकी बहन उसके लिए बार बार यही कह रही कि तुम सच जान रही हो, सच को बताओ, इंसाफ उसे दिलवाओ। और मरियम भी सोचती है कि दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए, दीदी की इस तरह से हत्या कर दी गई और हत्यारा ऐसे ही घूमता रहेगा, कल किसी से शादी कर लेगा। अब ये तमाम चीजें मरियम अपने माता पिता से सोचती है बताने के लिए। बाकी जब भी वो बताने की कोशिश करती तो माता पिता मानते नहीं। अब इससे मरियम परेशान हो जाती। बाकी एक दिन खुल के कहती है कि देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे आंखों के सामने दीदी की हत्या जीजू की है, और उस वीडियो को दिखा के हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हम किसी से बताएंगे तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। इसके बाद माता पिता जाते हैं और आयुब के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। बाकी इस FIR पे कोई काम नहीं होता, इस FIR की कोई जांच नहीं होती, मामला शांत रहता है। अब जो मरियम के पिता है अफजाल, उनको ये लगता है कि अब कानून का दरवाजा हमें अच्छे से खटखटाना होगा, अदालत जाना। अदालत में वो जाते हैं, इस FIR के जरिए वो एक मुकदमा दर्ज कराते हैं।
यहां कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब जब कार्रवाई शुरू होती है, जब जज साहब के सामने वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने बेटी के लिए इंसाफ मांगते हैं और साथ ही अपनी छोटी बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, उसके बारे में बताते हैं, तो जो जज साहब फैसला लेते हैं, कहते हैं कि इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसके लगभग 135 दिन बाद इसका फैसला आता है। नायब तहसीलदार और कई उच्च अधिकारियों के देखरेख में कब्र को खोदी जाती है, कब्र से डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए गई। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। क्या वाकई गला दबा के उसकी हत्या की गई है? मरियम का जो कहना है वो सत्य है। मरियम के साथ जो हुआ, मरियम का भी अब मेडिकल परीक्षण होगा कि जो उसके साथ हुआ है वाकई गलत हुआ है, घिनौना काम हुआ। फिलहाल में ये मामला तो कोर्ट में निलंबित है, अभी कोर्ट में चल रहा है। क्या इस आरोपी को वाकई सजा मिलेगी? क्या है वाकई में ये दोषी है या मरियम की मनधड़ंग बात है? ये तमाम सवाल है। तो अगर जो मरियम के साथ कुछ ऐसा हुआ तो वाकई दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है और इस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, गोरखपुर पे जो भी नई अपडेट होगी अविनाश जी के साथ रात के 9 बजे आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।